Hello viewers, this is lecture number 3 and video number 3. In video number 2 we have talked about NFC award and appointment of judges. So जी आप NFC award को मैंने थोड़ा सा पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, अब थोड़ा सा मजीद ये आप देख लें कि जो प्रोविंसेस का जो शेयर है, मतलब जब आपको भी फेडरल गवर्नमेंट NFC अवार्ड जो लॉन्च करती है उसका देती है NFC अवार्ड प्रोविंसेस को, तो उसमें शेयर किस तरह से होता है ये मैंने आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। ये अब अगली हम देखते हैं कि इसके बाद हमारे पास जो है ना और हमारे पास क्या सिचुएशन है। अच्छा, CCI क्या होता है जी? काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। ये भी क्या लेंगे कमेटी है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की। द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ग्रेटली स्ट्रेंथ है, ये बहुत मतलब मजबूत बनाई गई है। इट इज टू बी चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड हैव अ परमानेंट सेक्रेटेरिएट। तो प्राइम मिनिस्टर इसको चेयर करता है, मतलब इसका हेड कौन है? वो प्राइम मिनिस्टर होता है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की। तो मेंबर्स ऑफ CCI आर 4 CMs, 3 members of federal government nominated by PM। अब ये क्योंकि प्रोविंसेस के आपस में आप क्या लेंगे हार्मनी और आपस में म्यूचुअल जो चीज़ें डिस्कस करनी होती है उसके लिए होती है, और उसमें अब ये है कि आपके जो 4 प्रोविंसेस हैं, मतलब आपके 4 प्रोविंसेस और क्या कह लें आपका PM प्राइम मिनिस्टर और जो फेडरल मिनिस्टर या फेडरल में कोई मेंबर जो है ना, या फिर कोई जो प्राइम मिनिस्टर जो है जिनको नॉमिनेट करता है वो लोग इसके हिस्सा होता है। CCI is going to deal almost 18 subjects over which it has policy control। तकरीबन 18 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर डिस्कस होते हैं। मतलब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट मींस के प्रोविंसेस का एक कॉमन जो है ना वो काउंसिल है जिसमें सबके कॉमन इंटरेस्ट है, किसको कितनी रॉयल्टी देनी है किस प्रोडक्शन पे, या जिस तरह से अब बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान जो है ना वो बड़ी मतलब पैदावार वहाँ से सुई गैस की जो पैदा होती है, तो इस तरह के सिंध के अंदर से जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जो भी आपस में जो मतलब क्या लेंगे जो इनके कॉमन इंटरेस्ट है उनको इस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है शेयर करती है। बहरहाल इसमें ओवरऑल जो पावर होती है या पावर जो एक्सरसाइज करता है वो फेडरल गवर्नमेंट ही करती है। अच्छा, वो जो 18 इसके हमने देखने के 18 सब्जेक्ट्स जिनको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट डील करती है वो कौन कौन से हैं? वो है जी, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर डिस्कस होती है। मेजर पोर्ट्स जैसे हमारे पोर्ट्स हैं कराची का जो, और क्योंकि पोर्ट्स तो नहीं है ना हमारे हमें और उस कहीं से समुद्र लगता ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी, मेजर पोर्ट्स, all regulatory authorities established under the federal law, national planning and national economic coordination including planning and coordination of scientific and technological research। अब ये सारे वो टॉपिक्स हैं, सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में डिस्कस किए जाते हैं, और इनका सोल्यूशन और इनके लिए लाए अमल आप निकालेंगे, इनके लिए स्ट्रैटेजी तय की जाती है किसमें? काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में। सुपरविजन एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट, ठीक है, इसके बारे में भी ये भी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में कि पब्लिक का जो डेट है उसको किस तरह से उसको सुपरवाइज किया जाए, मैनेज कैसे किया जाए। सेंसस आप क्या लेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और इसके जैसे पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या लेंगे एक हुकूमती ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो इस तरह से ये भी इसके अंदर आती है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में। Extension of the powers and jurisdictions of members of a police force belonging to any province। Yes, ये भी किसी पुलिस ऑफिसर को एक्सटेंशन देनी है या किसी को jurisdiction of members या फिर उसमें कोई कानून साजी करनी है इस तरह के of a police force belonging to any province, तो ये भी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में डिस्कस होती है ये चीजें। उसके अलावा लीगल, मेडिकल एंड अदर प्रोफेशंस, ये भी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में डिस्कस होती है। Standards in institutions for higher education and research, scientific and technical research, ये भी जितने भी ओवरऑल पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन हैं, वैसे तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो फेडरल मतलब डील करता है, और अब वैसे जो हायर आपका एजुकेशन कमीशन है वो भी फेडरल ही है, और इस तरह के रिसर्च से रेलिवेंट साइंटिफिक जो टेक्निकल रिसर्च होगी इस पे भी ये जो टॉपिक्स हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं, ये भी आपकी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में डिस्कस किए जाते हैं।
इंटर प्रोविंशियल मैटर्स एंड कोऑर्डिनेशन। अब इंटर प्रोविंशियल मैटर्स किस तरह के हो सकते हैं कि जैसे इंटर प्रोविंशियल मैटर्स, प्रोविंसेस एक दूसरे को गंदम, जैसे पंजाब जो है ना वो गंदम फराहम करता है बाकी प्रोविंसेस को, और बलूचिस्तान जो है ना वो गैस देता है। तो इस तरह की जो आपस के जो मैटर्स हैं कि किसको कितना शेयर आना है, किस तरह आना है, ठीक है, और आपस की जो कोऑर्डिनेशन है ट्रांसपोर्ट पे या बाकी जो भी हुकूमती मामलात होते हैं आपस में प्रोविंसेस के, तो ये भी यहाँ इसी में डिस्कस किए जाते हैं। ये इसके जो मेन जो सब्जेक्ट्स थे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के, वो यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। अब जी हमने NFC अवार्ड भी देख लिया, हमने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट यानी CCI भी देख लिया। अब हम नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल देखते हैं कि NEC क्या है। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन कह लें, अदारा कह लें, गवर्निंग बॉडी कह लें, एग्जीक्यूटिव पावर अथॉरिटी कह लें। आर्टिकल 156 इसको डील करता है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल को। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, द प्रेसिडेंट शैल कंस्टिट्यूट अ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल व्हिच शैल कंसिस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हु शैल बी द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। इस काउंसिल का चेयरमैन भी जो है ना प्राइम मिनिस्टर होता है। द चीफ मिनिस्टर्स, चार जो हमारे जो 4 प्रोविंसेस इनके, एंड 1 member from each province to be nominated by the chief minister। हर प्रोविंस से एक मेंबर जिसको वहां का CM जो है वो नॉमिनेट करेगा। एंड 4 other members, और 2 इसके अलावा जो है ना 4 जो है ना अलग मेंबर्स जैसे प्राइम मिनिस्टर में नॉमिनेट फ्रॉम टाइम टू टाइम, जिन्हें प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो नॉमिनेट कर सकता है। तो ये हमारी नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है, जो इसमें किस तरह से आपने जो ये बेसिकली हम रेवेन्यू शेयरिंग पढ़ रहे हैं कि रेवेन्यू शेयरिंग, रेवेन्यू जनरेशन, इसके ऊपर जो पॉलिसीज बनती हैं, कोई जो प्लानिंग्स डेवलपमेंट्स के काम होते हैं या प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन पे कितने पैसे लगते हैं, आगे ये सब डिवाइड होता जाता है। लेकिन आगे छोटे लेवल पे कमेटीज भी आती हैं, इवन के कमिश्नर तक भी आती हैं, डिप्टी कमिश्नर तक। तो इस तरह से ऊपर से नीचे मतलब, तो ये मैटर्स जो है ना वो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, NFC अवार्ड और CCI की मैंने बात की, इसी में डिस्कस होते हैं। अब नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल क्या है? द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल शैल बी समन्ड बाय द चेयरमैन और ऑन अ रिक्विजिशन मेड बाय 1/2 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। काउंसिल के अगर हाफ से ज्यादा जो है 1/2 मेंबर जो इसकी रिक्विजिशन करेंगे तो मीटिंग होगी, या भी प्राइम मिनिस्टर खुद इसकी मीटिंग बुलाएगा। द काउंसिल शैल मीट एट लीस्ट विच ट्वाइस इन अ ईयर, एक साल में 2 दफा। एंड द कोरम फॉर अ मीटिंग ऑफ द काउंसिल शैल बी 1/2 ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप। कोरम मीन कि उसके जो मेंबर्स हैं, ठीक है, जो उसके ऑफिशियल मेंबर्स हैं उस काउंसिल के, उनको बोला जाता है कोरम, उस ग्रुप को पूरे को कोरम बोला जाता है। द काउंसिल शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू द मजलिस शूरा, पार्लियामेंट को ये जो है काउंसिल रिस्पॉन्सिबल होगी, मतलब उनको जवाबदेह होगी उनके। एंड शैल सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट टू ईच हाउस ऑफ मजलिस शूरा, मतलब और हर साल जो है ना वो पार्लियामेंट को, सेनेट को और नेशनल असेंबली को इसने एक रिपोर्ट जमा करवानी होगी अपनी जो इनकी परफॉर्मेंस है इसके ऊपर, किस तरह से काम हुआ है, कैसे होना चाहिए था। तो फिर उसके बाद उसके ऊपर तो मजलिस शूरा में डिस्कशन भी होती है। तो ये चीजें दोनों नेशनल असेंबली में और सेनेट में पेश की जाती हैं काउंसिल ऑफ कॉमन नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की जानिब से। अब जी ये तो हमने इसकी रेवेन्यू शेयरिंग वगैरह पढ़ ली। कंक्लूजन देख लेते हैं आज के इस लेक्चर का। कॉन्स्टिट्यूशन की हमने बात की, कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस क्या है। आप समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर कंट्री रन ही नहीं किया जा सकता जब तक रूल्स रेगुलेशंस नहीं होंगे आपस में। जिस तरह से हमारे पास डाइवर्सिटी ऑफ, अब कह लें कि कल्चर है, डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर है, डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज की अगर वो बात करें पंजाबी, बलोची, सिंधी, सराइकी, पश्तो, तो बहुत सारे मतलब इस तरह से। तो ये इसलिए इन सब को एक आइडियोलॉजी, एक निज़ाम के तहत चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का, एक ही आइन का होना जरूरी है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस है। कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर आप कंट्री नहीं चला सकते। पॉलिटिकल फैक्टर्स ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ अ नेशन, किस तरह से कंट्री के जो सियासी मफाद हैं उनको किया जाए। एथनिसिटी कर्बिंग फैक्टर, हाँ एथनिसिटी भी क्रिएट होती है। अब देखें जो बांग्लादेश शब्द से टूटा, उसके टूटने की एक वजह वो उन जो 1962 और 1956 के जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन थे वो भी फॉल्टी थे, ठीक है। उसमें भी फॉल्ट इस चीज का था कि एथनिसिटी क्रिएट हुई। किस तरह से क्रिएट हुई मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि बांग्लादेश जो है वो जो जिसको हम मशरकी पाकिस्तान कहते हैं, उनकी आबादी जो है वो ज्यादा थी हमसे, और उस वक्त ज्यादा आबादी थी।
मतलब इस तरह से अगर आप दो फेडरेटिंग यूनिट्स की बात करें, आबादी ज़्यादा थी और रकबा कम था। रकबा इस मगरबी पाकिस्तान का ज़्यादा था, आबादी कम थी। तो जो रेवेन्यू शेयरिंग थी उसमें, क्योंकि इलाका एरिया वाइज रेवेन्यू शेयरिंग थी, पॉपुलेशन वाइज नहीं थी, तो उनको कम मिलता था। तो एथनिक फैक्टर यहाँ पे क्रिएट हुआ ना, इसकी वजह से आइन ना होने की वजह, ये भी आइन की इंपॉर्टेंस है। ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर फॉर कन्वर्जेंस बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन कर दिया है कि कौन सी चीज कितनी होगी, कैसे होगी। सोशल फैक्टर्स, फिर सोसाइटी के जो दूसरे फैक्टर्स हैं उनको किस तरह से डिस्कस करेंगे, ये सारी चीजें भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स ऑफ प्रॉक्सी वॉर कंट्रोल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई दूसरा कंट्री फैक्टर मतलब प्रॉक्सी वॉर है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से हेल्प करता है, मतलब किस तरह से अपनी कंट्री को यूनाइट करता है कि वो किसी प्रॉक्सी वॉर के अगेंस्ट जो है ना वो कर सके, उसको कम्बैट कर सके। स्टेट डिपेंड ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट नहीं होता तो स्टेट कैसे चलेगी। डिफरेंस बिटवीन थर्ड वर्ल्ड स्टेट और डेवलप्ड स्टेट, हाँ ये भी जो पॉइंट है लास्ट वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपने समझना है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर और जो आपके डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड स्टेट्स हैं, उनके अंदर डिफरेंस यही है कि डेवलप्ड स्टेट्स के अंदर रूल ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेशन है, जबकि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं इनमें रूल ऑफ लॉ नहीं है। दो के नो रूल, अब कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास भी है लेकिन उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है इस पे। तो ये तो सारी कॉन्स्टिट्यूशन की आपने इंपॉर्टेंस पढ़ी आज के इस लेक्चर में। आपने बाकी जो रेवेन्यू शेयरिंग जो हमारे पास है, आप कह लें कि जो काउंसिल्स, ऑर्गेनाइजेशन, कमेटी है, उनके बारे में पढ़ा। अब सब लेवल पे अगर आप जाएंगे तो सब लेवल पे ये, जैसे आपकी नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है तो ये बहुत सब डिवाइड होते हैं। मैंने जैसे बात की डिप्टी कमिश्नर तक जो है ना वो जाती हैं, तो वो गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी का ये टॉपिक है। तो बेसिकली आपको पाकिस्तान के इस आइन से जो है ना मुतारिफ करवाना पर्पस था, इसमें आइन से मुतारिफ करवाएगा डिटेल से, और आपके जो काउंसिल्स के बारे में बताएगा। तो ये आज इसके टॉपिक का जो है लुब्बे लबाब था सारा। तो होप सो कि आपको समझ आ गई है। अब इंशाल्लाह आज का जो लेक्चर ये है हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं फिर लेक्चर नंबर 4 में नए टॉपिक के साथ। एक बात मैं फिर से रिपीट कर दूँ, हमारे 3 टॉपिक हो चुके हैं इस वक्त तक। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान एज एन आइडियोलॉजिकल स्टेट कर चुके हैं। उसके अलावा उसके बाद हमने किया था स्टेट गवर्नमेंट और ये एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, इनकी फंक्शनिंग वगैरह की थी। और प्लस हमने एक और किया था कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन भी हम कर चुके हैं लेक्चर नंबर 2 के अंदर। और लेक्चर नंबर 3 में हमने ये चीज़ें डिस्कस की हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन 1973 क्या है, किस तरह से वर्क करता है, उसके जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो कौन से हैं, उसमें सोशल फैक्टर क्या है, फिर जो हमारी रेवेन्यू शेयरिंग का जो इम्पोर्टेंट आज डिस्कशन हुई है, रेवेन्यू शेयर किस तरह से करते हैं प्रोविंसेस आपस में, इंटर प्रोविंशियल हार्मनी पे डिस्कशन हुई है। तो ये इसका आज के इस लेक्चर में हुआ है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।